वेलकम, यू ऑल ऑफ गेट द लिंक। कुछ बच्चों को लिंक में डिफिकल्टी हो रही थी, सभी बच्चों को लिंक मिल गई है। ओके, तो लास्ट टर्न पर अपन ने जो वेक्टर्स में पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम जल्दी से दे लेते हैं और फिर हम वेक्टर्स में आगे बात करते हैं व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। तो देखो यार, वेक्टर्स को हमने शुरू कर दिया था, जल्दी से समझ लें कि वेक्टर्स में हमने क्या क्या कर लिया है। और जब हमने स्टार्टिंग लास्ट टर्न पर वेक्टर्स की थी तो ये बताया था कि वो चीज़ें जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उसको वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसके अंदर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उसको वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते थे। सबसे पहले हमने आपको बताया था दो तरह के वेक्टर्स होते हैं, जल्दी से देख लो। पहला वेक्टर बताया था आपको एक्सियल वेक्टर और दूसरा बताया था पोलर वेक्टर। मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ पुराने चैप्टर्स का। तो एक्सियल वेक्टर बताया था मैंने आपको पहले, और फिर मैंने आपको बताया था ये पोलर वेक्टर जो एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करते हैं, जो एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करते हैं उनको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। टॉर्क बताया था, इसके बारे में कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको दूसरा वेक्टर बताया था कि वेक्टर्स जो होते हैं उनको डिनोट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है टेल और हेड। टेल और हेड से ये वेक्टर है, इसका जो लेंथ होता है ना, जो लेंथ होता है, जल्दी से समझ लो, जो लेंथ होता है वो इसका मैग्नीट्यूड बताता है और जो एरो बताता है वो डायरेक्शन बताता है ना। फिर मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स जो हैं वो जब इक्वल कहलाते हैं, ऐसे इक्वल कहलाते हैं कि जब उनकी लेंथ बराबर होती है, जब उनकी लेंथ बराबर होती है बच्चों और डायरेक्शन सेम होती है तो इक्वल होते हैं। फिर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर दो वेक्टर्स कुछ ऐसे हैं कि इनका लेंथ तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, लेंथ बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग नहीं है, अपोजिट है, जैसे एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इनको हम लोग बोलते हैं कौन से वेक्टर्स? नेगेटिव वेक्टर्स। इनको हम लोग बोलते हैं कौन से वेक्टर्स? नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। फिर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी, हाँ बेटा कुबेर जल्दी बोल, नहीं चल रही है, दोबारा चालू करो, अभी रिवीजन करा रहा हूँ, जल्दी करो। फिर हम जो बताते थे, दूसरी बात जो बताते थे इसके बाद ये बताते थे कि ये वेक्टर सब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो ये सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम है। एक तो इनको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। फिर मैंने आपको बताया था दूसरा जो वेक्टर्स होता था इसके बाद को इनिशियल को टर्मिनल। जैसे ये वाला देखोगे तो ये सब एक पॉइंट पर एंड हो रहे हैं, ये सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट पर एंड हो रहे हैं तो इनको कहते हैं को टर्मिनल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स कहते हैं? को टर्मिनल वेक्टर्स। ये सब मैंने आपको बताया था, बस इतना मैंने आपको लास्ट टर्न पर सिखाया था। अब मैं आज की क्लास शुरू कर रहा हूँ। आज जो क्लास है इसके बाद में वेक्टर्स की क्लास में बातचीत करूँगा और ध्यान से हम क्लास को समझेंगे। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द टुडेज क्लास। अब मेरा आज का लेक्चर शुरू हो रहा है। ये सब जो भी बातें थी ये मेरी लास्ट टर्न वाली बातें थी। अब मैं आपसे नई बातें करने वाला हूँ वेक्टर्स में। आज फटाफट देखें जल्दी से कि कैसे हम वेक्टर्स की बातचीत करेंगे। अब हम सब लोग जो भी बातें करेंगे अब फिजिकली बोर्ड पर करेंगे, वी विल टॉक ऑन दिस बोर्ड। और फिलहाल अभी हम प्रोजेक्टर वगैरह का अभी सब कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि बेसिक चीज़ों पर अभी हम चर्चा करनी है। चलो यार, अब लिखें, जल्दी से हेडिंग डाल दें वेक्टर्स में। तो हमने ये सब लास्ट टर्न पर समझ लिया था कि कौन से वेक्टर्स कौन से होते हैं। फिर एक हमने मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर समझा था। मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो अगर हम मॉडुलस की बात करेंगे तो उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको मॉडुलस कहते हैं। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? मॉडुलस कहते हैं। ये बात हमने भी समझने की कोशिश की थी लास्ट टर्न पर। अब इसके बाद जो हमें समझना है वो लिखो जल्दी से, कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर नया टॉपिक का नाम है, कोलीनियर, COLINEAR, कोलीनियर वेक्टर्स। जल्दी से लिखेंगे, कोलीनियर वेक्टर्स की चर्चा कर रहे हैं, COLINEAR, कोलीनियर वेक्टर्स। हम इन पर चर्चा कर रहे हैं, कोलीनियर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो जब मैं कोलीनियर वेक्टर्स की बात करूंगा ध्यान से समझना कि कोलीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B। एक वेक्टर है A, बोर्ड पर ध्यान देना, दूसरा वेक्टर है B, बोर्ड पर देखते चलना, है ना। ये जो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर मान लो ये है A, ये P वेक्टर है P, ऐसे एरो लगाते हैं वेक्टर्स की ओर P। और दूसरा वेक्टर जो है ये यहाँ से OP, दूसरा वेक्टर है Q वेक्टर है, OQ वेक्टर, इसको Q वेक्टर कहते हैं। Q वेक्टर O से स्टार्ट हो रहा है, एक वेक्टर P है और दूसरा वेक्टर जो है वो अपना कौन सा है? Q है। एक वेक्टर मान लो U है और दूसरा वेक्टर V है, इधर है। ये सारे जो वेक्टर्स आप देख रहे हो, अगर आप देख के समझ पा रहे हो तो ये जो वेक्टर्स हैं ये कोलीनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं ये कौन से वेक्टर्स कहलाते हैं?
कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। अब कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है ये समझना है, तो लिखो कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स में लिखो द वेक्टर्स विच एक्ट, लिखो द वेक्टर्स विच एक्ट along the same direction, the vectors which acts along the same direction, ऐसे वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, लिखो द वेक्टर्स विच एक्ट along the same direction, or the vectors which act along the same direction or along the parallel lines, or along the parallel lines, the vectors which act along the same direction or along the parallel lines, or along the parallel lines are called as collinear vectors, are called as collinear vectors. तो those vectors which acts along in the same direction, सुन लो, or along the parallel lines, or along the parallel lines are known as, पहले लिख लो collinear vectors, full stop, collinear vectors, full stop. There are two types of collinear vectors. There are two types of collinear vectors. पहले का नाम होता है like और इसी को बोलते हैं और पैरेलल वेक्टर्स, collinear वेक्टर्स। पहला लिखो like और पैरेलल वेक्टर्स, और दूसरा होता है अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सुनते चलना, पहला होता है लाइक और पैरेलल वेक्टर्स, दूसरा होता है अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर्स, ध्यान से सुनना। अब किसका मतलब क्या है, पहला है लाइक और पैरेलल, लाइक और पैरेलल एक ही नाम है, दूसरा है अनलाइक और एंटी पैरेलल। लाइक और पैरेलल वेक्टर्स वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा, लिख लेना थीटा 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल वो है जो थीटा 180 डिग्री होगा, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये सारे वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर कहलाते हैं, कोलिनियर। तो थीटा 0 भी हो सकता है और थीटा 180 भी हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पर देखो ए और बी, पहला वाला एग्जाम्पल देखना, व्हाट आई एम सेइंग टू से, फर्स्ट एग्जाम्पल को अगर आप देख पाते हैं तो दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। अब जरूरी नहीं है कि कोलिनियर बराबर हो, जरूरी नहीं है कि कोलिनियर बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दिमाग में रखना। इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि कोई भी कोलिनियर वेक्टर्स जो हैं वो बराबर होंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बराबर हो भी सकते हैं, उनकी इच्छा है, नहीं भी हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखोगे तो ए और बी दोनों बराबर नहीं है। कैसे पता चलेगा बराबर नहीं है, क्योंकि देखो ये मैग्नीट्यूड छोटा है, ये मैग्नीट्यूड बड़ा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितने डिग्री हो गया, 0, ये कोलिनियर है। अब यहाँ पर देखो P इधर है, ये वाला सेकंड वाला एग्जांपल देखना, सेकंड वाला एग्जांपल देखो, P इधर है और Q इधर है, तो यहाँ पर थीटा जो है वो 180 डिग्री हो गया। तो ये दूसरे टाइप के हो गए, अनलाइक और एंटी पैरेलल, लेकिन ये भी कोलिनियर कहलाएंगे। और जो थर्ड वाला देखोगे, थर्ड वाले में थीटा 0 डिग्री है, तो ये भी कोलिनियर है। तो कहने का मतलब कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होगी या जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। जिनकी डायरेक्शन सेम है उनको बोलेंगे लाइक और पैरेलल, और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है उसको बोलेंगे अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो ये बात आपके दिमाग में घुस गई होगी, फटाफट लिख लें कोलिनियर वेक्टर्स, जल्दी से फास्ट। तो ये कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। चलो, तो मुझे लग रहा है कि इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी यार। मैं अभी केवल थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ। दिव्यांश शर्मा बेटा, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करूंगा आज, बैच खत्म करूंगा उससे पहले आपको बताऊंगा, इसलिए परेशान मत हो। अभी आपको जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लें यार, जो मेरे को लग रहा है, ठीक है। कशिश यादव, अगर आप क्लास को देख पा रही हैं तो मुझे जल्दी से भेजें कि यू आर सीइंग, क्योंकि आपने लिखा है शायद आप लॉग आउट हो गई हैं, क्या चक्कर है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, इफ़ एनी प्रॉब्लम देन कॉल ऑन सम नंबर, और ये लिख लें
फटाफट। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कोलिनियर वेक्टर क्या है और नॉन कोलिनियर वेक्टर क्या है। ओके, तो ये सब क्लियर हो गया। कोलिनियर वेक्टर्स में दो हो गए, लाइक और पैरेलल, और अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। ठीक है, चलो यार दिव्यांशी, दो तरह के वेक्टर्स हो गए, ये हो गए कौन से, कोलिनियर। कोलिनियर में दो तरह के हो गए, लाइक और पैरेलल, और अनलाइक और एंटी पैरेलल। आराम आराम से सुन लो यार। चलिए, ठीक है, अब 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, जरा 1 मिनट रुको। चलो, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लिखो दूसरे टाइप का वेक्टर, लिखो फटाफट दूसरे टाइप का वेक्टर लिखो। वो लिखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। दो वेक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड वेक्टर एंड फ्री वेक्टर्स। फिक्स्ड वेक्टर्स और फ्री वेक्टर्स। लिखो फिक्स्ड वेक्टर्स, पहला है फिक्स्ड वेक्टर्स, फिक्स्ड वेक्टर्स, और दूसरा वेक्टर्स है फ्री वेक्टर्स। इन दो पर चर्चा करनी है, फिक्स्ड और फ्री। एक होता है फिक्स्ड वेक्टर्स और दूसरा होता है फ्री वेक्टर्स। ठीक है, पहला है फिक्स्ड वेक्टर्स, दूसरा है फ्री वेक्टर्स। अब बात को समझना यार, जैसा कि नाम है फिक्स्ड वेक्टर्स, मतलब वो फिक्स्ड है, मतलब उनका उनके साथ कंडीशन है कि उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स्ड होगा, उनको कहाँ से शुरू होना है वो फिक्स्ड है, वो कहलाते हैं फिक्स्ड वेक्टर्स। और फ्री वेक्टर्स वो हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, वो फ्री वेक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें, अगर हम ऐसे स्टूडेंट अपनी बात करें, हम सुबह अपने घर से निकले, तो सुबह अगर हम अपने घर से निकल रहे हैं, मेरी बात समझो, जब हम अपने घर में रह रहे हैं तो हम फिक्स वेक्टर्स हो गए, क्योंकि हमारा निकलना तय हमारे घर से। ऐसा थोड़ी ना कि आए हम अपने घर में, कल पड़ोसी के घर में होंगे, कल किसी और के घर में होंगे। तो अगर कोई हमारा वेक्टर ड्रॉ करे, वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करे कि मान लो नीरज गर्ग है, वो नीरज गर्ग कहाँ से निकलता है, अपने घर से निकलेगा, तो मेरे घर से रोज मैं अपने घर से निकलूंगा। अब मान लो मैं घूमने चला गया, बाहर विदेश चला गया, तो मैं रोज अलग अलग होटल्स में रह रहा हूं, तो उस समय मैं फ्री वेक्टर फिक्स वेक्टर नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरा रोज ना, आज मैं ए होटल में हूं, कल बी होटल में हूं, कल को मुझे सी होटल अच्छा लगेगा तो मैं सी में चला जाऊंगा। तो उस समय फिर मेरा जो वेक्टर हो जाएगा वो फ्री वेक्टर हो जाएगा। शायद आप इनके डायग्राम नहीं है लेकिन मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। फिक्स वेक्टर का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो गया, और फ्री वेक्टर का मतलब वो फ्री है, वो कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। तो लिखो फिक्स वेक्टर, फटाफट फिक्स वेक्टर लिखिए। पहला लिखो फिक्स वेक्टर, फिक्स वेक्टर, इसमें लिखिए अ वेक्टर हुज इनिशियल दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। अ वेक्टर हुज इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है उसको कहते हैं फिक्स्ड वेक्टर्स। A vector whose initial point or starting point is fixed is known as fixed vector, full stop। जैसे अभी आप पढ़ोगे, एक वेक्टर पढ़ोगे, अभी नाम आएगा, आज ही आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर। अभी चलो नाम मैं ले देता हूं। जितने भी पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, जितने भी पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, जैसे ग्राफ है, मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स, तो जो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं उन सब के स्टार्टिंग पॉइंट, उन सब के स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन होते हैं। तो जैसे मान लो ये ए पोजीशन है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, इनका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है। तो ये पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो वेक्टर्स कहलाएंगे फिक्स्ड वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स कहलाएंगे? फिक्स्ड वेक्टर्स। तो लिखो फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिख लो फॉर एग्जाम्पल पोजीशन वेक्टर्स। अभी चलो आपको नाम नहीं आया लेकिन अभी थोड़ा सा समझा दिया है। फॉर एग्जाम्पल पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स में लिख लेंगे बच्चे, पोजीशन वेक्टर्स स्टार्ट फ्रॉम दी ऑरिजिन। वो सारे वेक्टर्स ऑरिजिन से शुरू होते हैं। तो पोजीशन वेक्टर्स जो हैं दे स्टार्ट फ्रॉम दी ऑरिजिन। तो ये दिमाग में रखना है कि पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो ऑरिजिन से शुरू होते हैं, और जब वो ऑरिजिन से शुरू होते हैं तो वो उनका वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? फिक्स हो गया। इसीलिए हम उनको कहलाते हैं कौन से वेक्टर्स? पोजीशन वेक्टर्स। ये फिक्स वेक्टर्स होते हैं। तो ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि फिक्स वेक्टर्स क्या हैं। ठीक है, और ये बना दी वो एग्जाम्पल पोजीशन वेक्टर्स, ये बना भी दो, तो बना के तुम्हें लगेगा कि ये ए इधर से जा रहा है, बी भी इधर से जा रहा है, सी भी इधर से जा रहा है। तो ये इस तरह से इनकी बातें हो सकती हैं। अब लिखो दूसरा फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स लिखें अ वेक्टर हुज स्टार्टिंग पॉइंट, अ वेक्टर हुज
A vector whose starting point, that is initial point, is not fixed. A vector whose starting point, a vector whose starting point, that is initial point is not fixed. ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, a vector whose initial point or starting point is not fixed are known as free vector, are known as free vector, are known as free vector. For example velocity, for example velocity. अब जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, अब उसका वो चल रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन बार बार बदलेगी, तो जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन बार बार बदल रही है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर बार बार बदल रही है तो फिर वो कौन सा वेक्टर हो गया, वो हो गया फ्री वेक्टर, उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये फ्री वेक्टर की बात हो गई, ठीक है। तो यहां पर हमने दो चीजें सीखी, एक फिक्स वेक्टर सीखा, एक फ्री वेक्टर सीखा। पोजीशन वेक्टर तो मैंने अभी एग्जांपल बता दिया, अभी पोजीशन वेक्टर पे मैं आऊंगा, है ना। तो ये सब बातें आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। अब फटाफट अब आप एक काम करो, जल्दी से एक और लिख लो जल्दी से, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हेडिंग डाल दो अपन, पोजीशन वेक्टर को भी हल्का पढ़ लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर लिखो, पोजीशन वेक्टर के बारे में लिख लो, पोजीशन वेक्टर जल्दी से। पोजीशन वेक्टर लिखें, अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन, अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन, जो पोजीशन देता है ऑब्जेक्ट की, अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, a vector which gives the position of the object, a vector which gives the position of the object, vector जो position बताता है ऑब्जेक्ट की, with respect to the, with respect to the, किसके रिस्पेक्ट में लिखो, with respect to the, with respect to the origin, origin के रिस्पेक्ट में, with respect to the origin, with respect to the origin is known as position vector, is known as position vector, full stop, इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। इसको बात समझो, जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है दिख रहा है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मान लीजिए तीन पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल मान लो अभी कोई पार्टिकल है वो यहाँ पर है ए, ये पार्टिकल है यहाँ पर है ए, और ये कोई पार्टिकल है बी वो यहाँ पर है। अब मुझे इसकी पोजीशन बतानी है ओरिजिन से, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करने वाला हूँ, ओरिजिन पर जाऊँगा, ये ओरिजिन है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना दूंगा ए पर और एरो लगा दूंगा। एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो ओ ए जो है, ओ से लेके ए, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बात समझो, ओ ए जो है वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा किसका, ए का। अब जैसे मान लो मुझे बी की पोजीशन बतानी है, तो यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन बना दूंगा, स्केल से बना दूंगा और बी की तरफ ले जाऊंगा, तो ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये बी का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो इस तरह से ए का पोजीशन वेक्टर होता है और बी का पोजीशन वेक्टर होता है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताता है ओरिजिन से। कहां से, ओरिजिन से, ठीक है। तो इसको बना लो फटाफट, पोजीशन वेक्टर, ओ ए पोजीशन वेक्टर हो गया ए का, ओ बी पोजीशन वेक्टर हो गया बी का। जल्दी से बना दें फटाफट। फास्ट। फिर मैं आपको कुछ बातें और सिखाऊं जिससे इससे आगे बढ़े। अब यहां पर एक चीज लिख लो इसी में, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर गिव्स अस टू इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन देता है। पोजीशन वेक्टर गिव्स अस टू इंफॉर्मेशन, लिख लें, पोजीशन वेक्टर गिव्स अस टू इंफॉर्मेशन। जो पोजीशन वेक्टर है वो दो इंफॉर्मेशन देता है। पहली इंफॉर्मेशन देता है, लिखो पोजीशन वेक्टर गिव्स अस टू इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन देता है, लिखें पहली इंफॉर्मेशन देता है, इट टेल्स अस द, it tells us the straight line distance, it tells us the straight line distance, it tells us the straight line distance of the object,
ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ मतलब ओरिजिन। तो पहला ये बताता है कि वो कितना डिस्टेंस चली, इट टेल्स अस द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ। जैसे मान लो ओ से ए की डिस्टेंस कितना है, स्ट्रेट लाइन ये बता देगा। ओ से बी की दूरी कितनी है ये बता देगा। दूसरा बताता है इट टेल्स अस द डायरेक्शन, इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ये डायरेक्शन बता देता है ऑब्जेक्ट का ओ के रिस्पेक्ट में। अब तुम सोचते होगे डायरेक्शन कैसे बताता है। मान लो ये एंगल जो है, डायरेक्शन देखो कैसे बताएगा। जैसे मान लो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे, ए की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर है। बात समझो, जैसे मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसको तुम बात समझना, तो हम क्या बोलेंगे, ए की जो पार्टिकल है ए, उसकी डायरेक्शन ऐसा है कि वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर काम कर रहा है। एक्स एक्सिस से 30 डिग्री है। मान लो ये एंगल 15 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के बीच। तो अब बताना बी की डायरेक्शन, तो यहाँ से एंगल कितना होगा, यहाँ से एंगल कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा यार। ये दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से 15 है, ये 30 है, तो यहाँ से 45 हो जाएगा यार। तो मैं क्या बोलूँगा, समझो मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं बोलने वाला हूँ कि बी जो है वो 45 डिग्री पर है एक्स एक्सिस से। बी जो है वो 45 डिग्री पर है, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ने दो काम किए। पहला काम क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बता दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भैया कितनी है। दूसरा ये बता दिया कि ए की डायरेक्शन या बी की या सी की जितने ही पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन क्या है। और डायरेक्शन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, एंगल की बात कर रहे हैं। इस तरह से बातें समझ में आ गई होंगी। तो पोजीशन वेक्टर क्लियर हो गया सबके दिमाग में। जल्दी से पोजीशन वेक्टर लिख लो और फटाफट इसको टाइप कर लो कि ये पोजीशन वेक्टर है। फास्ट। चलिए, तो मैंने आपको अभी वेक्टर जस्ट शुरुआती किया है, थोड़ा थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश की कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ तक की बात आप शायद समझ गए होंगे मेरी बात कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उन बातों को समझना है और उन बातों को देखना है। ध्यान से देखिएगा अब मैं क्या कह रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, UNIT, यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर्स कुछ भी लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर्स, इसको कुछ भी लिख सकते हो आप। जो मान लो यूनिट वेक्टर बोल लो, यूनिट वेक्टर्स बोल लो, जो मर्जी वो बोल सकते हो, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब मेरी बात को समझेंगे कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम से लिखा है, यूनिट मतलब वन। यूनिट मतलब क्या, वन। जब भी हम यूनिट की बात करते हैं मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन होगा। मेरी बात समझाओ, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वन। और वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी कुछ ना कुछ, तो डायरेक्शन होती है आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब है कि कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो वन रहने वाला है। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। चलिए, अब मैं कुछ बातें समझा रहा हूं। जैसे कहीं पर ऐसा लिखा है, इसको पढ़ते हैं ए वेक्टर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कहीं पर ऐसा लिखा है, इसको पढ़ते हैं ए वेक्टर। जैसे मैंने कहा वेक्टर ए जो है वो 25 है अलोंग ईस्ट। अलोंग ईस्ट, मेरी बात समझ आ रहा। वेक्टर ए है वो 25 है अलोंग क्या, ईस्ट।
अब मुझे बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूं, व्हाट्सएप पर आंसर देना है फटाफट, जल्दी जल्दी। मैं आपसे कहूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जल्दी से बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जल्दी करो, इतनी देर लग गई, फटाफट। वेरी गुड, 25 है। मेरा 2-3 आंसर आ गया, मैं समझ गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 25 है। अब मुझे बताओ जल्दी से, इसकी डायरेक्शन कितनी है, डायरेक्शन कौन सी है, जल्दी बताओ डायरेक्शन कौन सी है। मैं जो जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर देते आओ। मैग्नीट्यूड 25 है, डायरेक्शन बोलो। अब मैग्नीट्यूड छोड़ो, अब डायरेक्शन बताओ जल्दी से क्या है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बोलो जल्दी, अभी एक का भी आंसर नहीं आया। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन ईस्ट है, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। अब मेरी बात समझो, तो ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हो गया 25 और डायरेक्शन हो गई ईस्ट। सुनते चलना, सुनते चलना, सुनते चलना। अब मान लो एग्जाम में आ जाए कि वेक्टर है 25 अलोंग ईस्ट, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बताओ, बताओ आंसर जल्दी। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मैंने समझाया मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, बोलो जल्दी आंसर बोलो, जल्दी भेजो आंसर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, हाँ 25 होगा। दिव्यांश का आंसर आ गया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए 25 होगा, क्योंकि मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, तो 25 होगा। अब सुनना, आपको लग रहा होगा सर इतनी देर से एक ही चीज समझा रहे हैं, छोटी सी एक बार बताइए। छोटी सी चीज जब एक बार दिमाग में घुस जाएगी ना तो मजा आ जाएगा। बोर्ड पर देखो क्या कह रहा हूं। वेक्टर ए 25 है अलोंग ईस्ट, इसका मैग्नीट्यूड 25 है, डायरेक्शन ईस्ट है। इसका मतलब इसका मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए जो है वो 25 है। ये बात आप सीख गए हो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कितना है, 25। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अब मैं जो बोलूंगा वो समझने की बात होगी। यूनिट वेक्टर को एक कैप से डिनोट करते हैं। अगर कहीं किताब खोलो गलती से और उसमें ऐसा ए कैप दिख जाए, बी कैप दिख जाए, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है। बात समझो, ए कैप दिख जाए, बी कैप दिख जाए, सी कैप दिख जाए, ये लिखा है ऐसा, तो वेक्टर ही है। समझना अंतर। और अगर किसी अल्फाबेट के ऊपर कैप लगी है तो वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कैप लगना। अब मान लो मैंने कहा, अब आंसर देना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और डायरेक्शन आर्बिट्री, मतलब जो डायरेक्शन थी वही होती है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्री। अब मान लो मैं आपसे कहूं ए कैप कितना होगा, अगर ए वेक्टर 25 अलोंग ईस्ट है तो ए कैप कितना होगा, आंसर भेजो जल्दी से, फटाफट आंसर भेजो। ए कैप कितना होगा, जानवी बेटा आंसर भेज जल्दी से। ए कैप कितना होगा, जल्दी बता। ए कैप कितना होगा, एक आध तो आंसर भेजो जल्दी से, किसका आया, ए कैप कितना होगा। स्नेहा शर्मा, वेरी गुड, 1 होगा अलोंग ईस्ट। स्नेहा कह रही है दिव्यांश 1 होगा अलोंग, बेटा दिव्या 25 थोड़ी ना होगा, 1 होगा अलोंग ईस्ट। खाली 1 नहीं होगा, खाली 1 नहीं होगा। अगर आप कशिश यादव बेटा खाली 1 लिख रही हो ना तो मैग्नीट्यूड हुआ। अबे बेटा बिल्कुल सही है, 1 होगा अलोंग ईस्ट, 1 होगा अलोंग मैग्नीट्यूड। अभिज्ञान कह रहा है मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन अलोंग ईस्ट, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं ए कैप पूछूंगा तो मैं लिखूंगा 1 अलोंग ईस्ट। मेरी बात समझो, ए होगा, ए कैप होगा 1 अलोंग ईस्ट, ये बात समझ में आ गई होगी। ए कैप होगा 1 अलोंग ईस्ट। अब जरा दूसरी बात समझना, दूसरी बात समझना, देखें क्या बोलोगे। ये तो था ए वेक्टर 25 अलोंग ईस्ट। अब मान लो कोई दूसरा वेक्टर है, मान लो कोई दूसरा वेक्टर है पी, बोर्ड पर पी वेक्टर है 100 है अलोंग नॉर्थ ईस्ट। एनी मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। ध्यान से सुनो, ये पी वेक्टर है 100 है अलोंग नॉर्थ ईस्ट। जल्दी बताओ पी कैप कितना होगा, यूनिट वेक्टर। पी कैप का आंसर बोलो जल्दी, पी कैप बोलो कितना होगा, फटाफट पी कैप बोलो कितना होगा। पी वेक्टर 100 है अलोंग नॉर्थ ईस्ट, तो पी वेक्टर कितना होगा बताओ जल्दी, फटाफट पी वेक्टर कितना होगा, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, स्नेहा शर्मा का देखो पहले आंसर आया था, वो बैठी रहती है वहीं की, तुरंत आंसर देना है। 1 होगा अलोंग नॉर्थ ईस्ट। प्रियंद्र राणा का भी आ गया, चारू का भी आ गया, आकांक्षा का भी आ गया, विज्ञान का भी आ गया, सबके आ रहे, पलाश का भी आ गया, सबके आएंगे। तो ये 1 होगा, सुनो सुनो सुनो, 1 होगा
अलोंग नॉर्थ ईस्ट सीख गए। अब बोर्ड पर देख, जल्दी देख और समझ। अब मैं समझा रहा हूं, बहुत काम की बात समझाऊंगा इसके बाद। बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर ए वेक्टर 25 था अलोंग ईस्ट, ए कैप 1 आया अलोंग ईस्ट, पी वेक्टर 100 था अलोंग नॉर्थ ईस्ट, पी कैप आया 1 अलोंग नॉर्थ ईस्ट। तो इसका मतलब यह हुआ यार कि अगर मुझे ए कैप निकालना था, बोर्ड पर ध्यान देना, ए कैप निकालना था तो मैंने क्या किया, 25 था अलोंग ईस्ट, उसको डिवाइड कर दिया 25 से। भाई 25 को जब मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो 1 आया ना। तो ए कैप का फॉर्मूला हो गया वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। समझने की कोशिश करना भाई, ये 1 कैसे आया होगा, ये अलोंग ईस्ट तो यही है, ये 25 था ए वेक्टर और इसका मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कितना था, 25 तुमने बताया मुझे। तो अगर मुझे ए कैप चाहिएगा तो इसको डिवाइड करूंगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए से, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए 25 है तो ए कैप क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो आज से कोई पूछे यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला है, तो क्या बोलोगे, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। जैसे यहां पर वेक्टर पी कैप का क्या फॉर्मूला होगा, वेक्टर पी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी। ये नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आज से कोई यूनिट वेक्टर का सिंबल पूछे तो उसके ऊपर कैप लगा होना चाहिए, कोई यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पूछे तो ऐसे होना चाहिए। जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट। सब समझ में आ रहा होगा। आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग ऑल दिस। हर बात आपके दिमाग में घुस पा रही होगी, इस तरह से चीजों को समझ पाते हैं यार। कर लोगे तो यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन आर्बिट्री होगी। और कोई पूछे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। इस तरह से इन सब चीजों को करना होगा। अब बताओ यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया, कर पाओगे यूनिट वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी यूनिट वेक्टर्स के अंदर। चलिए, तो मैंने आपको यहां पर वेक्टर समझाया, यूनिट वेक्टर समझाया। फिर एक वेक्टर होता है बेटा जीरो वेक्टर, नया नाम लिखो जीरो वेक्टर, फटाफट लिखो जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर लिखिए, जीरो वेक्टर। इसी का दूसरा नाम होता है नल वेक्टर। नल का मतलब ये नहीं कि पानी निकल रहा उसमें, नल नाम है, नल वेक्टर। नल मतलब जीरो, नल मार्क्स कहते हैं ना, नल मार्क्स, कोई नंबर ही नहीं आए, नल मार्क्स आए, नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर बोल लो या नल वेक्टर बोल लो, NULL लिखो। इट इज अ वेक्टर विच इज हैविंग अ जीरो मैग्नीट्यूड। इट इज अ वेक्टर विच इज हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जीरो है। It is a vector having zero magnitude and arbitrary direction. Zero magnitude, magnitude जीरो होगा और डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्री होगी, मतलब कुछ भी हो सकती है। डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्री होगी, जीरो होगा, उसको कहते हैं जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का मतलब जो क्या बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन जो है वो कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब सवाल है, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए मुझे जीरो वेक्टर का। क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है जीरो वेक्टर जो हो सकता है? क्या होता है जीरो वेक्टर का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? भाई ये पढ़ तो लेते हैं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि साहब जीरो वेक्टर है, लेकिन मैं कहूँ इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताओ। ऐसा अपनी लाइफ में कब होता है कि हम कहें वेक्टर जीरो है? 3-4 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होते हैं, लोग एक नहीं बता पाते, मैं 3 समझा रहा हूँ कि जीरो वेक्टर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। बात को समझने की कोशिश करिएगा कि व्हाट आर द रियल एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो वेक्टर। मान लो
एक पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पर है, मेरी बात को समझना, पहले समझना, एक पार्टिकल जो है वो बाद में लिखाऊंगा, वो ओरिजिन पर है, मतलब जो पार्टिकल है वो कहां पर है, ओरिजिन पर है। तो मुझे बताओ इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा जीरो वेक्टर। बात समझो यार, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर। क्यों, पोजीशन वेक्टर आपको याद है क्या होता था, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इफ यू रिमेंबर। अब पोजीशन वेक्टर होता था, मान लो पार्टिकल यहां था ओ से डिस्टेंस पी का, अब मान लो पी ओरिजिन पर ही है, पी जो है वो ओरिजिन पर ही है, और पी अगर ओरिजिन पर ही है, और पी अगर ओरिजिन पर ही है, इसका मतलब वो पार्टिकल आगे बढ़ा ही नहीं, तो उसकी पोजीशन कितनी हो गई, जीरो पर हो गई। तो ये ओरिजिनल एग्जांपल हो जाएगा इसका। अब ऐसी में दूसरा एग्जांपल समझो, मान लो एक पार्टिकल जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। अगर एक पार्टिकल जो है वो स्टेशनरी है, मान लो पार्टिकल एक आराम कर रहा है, स्टेशनरी है, और मैं कहूं कि वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है ना, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, तो मैं कहूंगा उसका वेलोसिटी वेक्टर कितना हो गया, जीरो। ऐसी एक और एग्जांपल समझो, मान लो एक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जितनी अभी है वेलोसिटी, जितनी इनिशियल है उतनी फाइनल है, तो इसका एक्सीलरेशन वेक्टर कितना होगा, जीरो होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई ना, जितनी इनिशियल है उतनी क्या है, फाइनल है, तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, जितनी इनिशियल है उतनी फाइनल है, तो इसका एक्सीलरेशन वेक्टर कितना हो जाएगा यार, जीरो हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं जीरो वेक्टर्स के। तो लिखो, जीरो वेक्टर में तो लिख लिया मैग्नीट्यूड जीरो एंड हैविंग सम आर्बिट्री डायरेक्शन, इसमें लिखना फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ जीरो वेक्टर, लिखें फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ जीरो वेक्टर। देखो पहला, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल position vector of a particle lying on the origin, position vector of a particle lying on the origin, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल लाइंग ऑन द ओरिजिन इज जीरो वेक्टर। जो पोजीशन वेक्टर होगा पार्टिकल का जो ओरिजिन पर लाई कर रहा है, लाइंग ऑन द ओरिजिन इज जीरो वेक्टर। सेकेंड एग्जांपल, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो जीरो होगा, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो जीरो होगा, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तीसरा, एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ ए ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लो एक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा था, उसका जो एक्सीलरेशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब एक विशेषता बच्ची है हमारी बहुत अच्छी, वो कह रही है सर कि अगर उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो डायरेक्शन का हम क्या करेंगे, कभी कभार काम आ जाता है, जैसे बोलना तो पड़ेगा ना, जैसे मैं कहूँ वेलोसिटी है, अब किसी की वेलोसिटी जीरो है, अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैं जीरो नहीं बोलूँगा, उसको बोलूँगा जीरो वेक्टर, इसीलिए जीरो वेक्टर की जरूरत होती है। जैसे एक्सेलरेशन जीरो है तो मैं उसका मैग्नीट्यूड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जीरो वेक्टर। एक्सेलरेशन कायदे से वो बात अलग है, हम जनरल भाषा में वेलोसिटी जीरो कह देते हैं, जनरल भाषा में एक्सेलरेशन जीरो कहते हैं, लेकिन कायदा ये कहता है कि वेलोसिटी वेक्टर है तो उसको फिर स्पीड जीरो और वेलोसिटी जीरो में तो कोई अंतर ही नहीं हुआ। कल को मान लो एग्जाम में आ जाए स्पीड जीरो वेलोसिटी जीरो, दोनों में क्या अंतर है, अंतर है ना यार, स्पीड का मैग्नीट्यूड जीरो है और वो जीरो वेक्टर है यार, ये अंतर है। तो अब आप समझ गई होगी मेरी बात, शायद थोड़ी सी विशेषता कि आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका मतलब क्या था। तो इतने टाइप्स के वेक्टर्स थोड़े थोड़े मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो ये सब बातें जो थी ये लास्ट टर्न वाली बातें थी साहब, कि इतने तरह के वेक्टर्स होते हैं, इतने तरह की दुनिया होती है। अब काम की बात आओ
जैसे 2+3 मैं कहूँ कितना होता है, तो आप कहोगे सर पता नहीं कैसे बच्चों ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2+3 कितना होता है। स्नेहा शर्मा कहेगी सर ये तो मुझको भी आता है, 2+3 5 होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी जानवी कहेगी सर 2+3 ये क्या सिखा रहे हो, इसका मतलब मैं तो IIT टॉप कर जाऊंगी, 2+3 तो 5 होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वेक्टर में 2 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर, अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे 5 वेक्टर नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जो वेक्टर एडिशन होते हैं, वेक्टर को हम सिंपल नहीं जोड़ सकते अलजेब्रा से, जैसे अलजेब्रा में 2+3 5 हो गए, 2+6 8 हो गए। वेक्टर में ऐसा नहीं होता कि 2+6 हमेशा ही 8 हो, कुछ और भी हो सकते हैं, 2+6 कुछ और भी हो सकता है, कभी 8 हो सकता है, कभी 2+6 4 भी हो सकता है, कभी 2+6 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो एडिशन है वेक्टर्स, उनके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में करंट पढ़ा होगा और वहाँ जिस टीचर ने करंट पढ़ाया होगा उसने बताया चाहिए कि करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। तो वेक्टर को जोड़ने के सर्टेन लॉज हैं, और वो जो लॉ हैं वेक्टर को जोड़ने के, वो जनरली 3 लॉ होते हैं। पहला होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला ये होता है यार। दूसरा लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ PARA, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीसरा लॉ और होता है यार, वो होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हमें तीनों अभी पढ़ लें अगले 15 मिनट में, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप हेडिंग डालो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन और तीनों लिखो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ जल्दी। चलिए वापस आ गए हैं बच्चे। तो जो वेक्टर्स को जोड़ने के 3 लॉज होते हैं। पहला लॉ कौन सा बताया मैंने, ट्राइंगल लॉ। दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। तीसरा पॉलीगॉन लॉ। तो मैं समझा रहा हूं पहले और लिखा रहा हूं पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले समझा रहा हूं फिर लिखाऊंगा, सुनना।
तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पहले समझा रहा हूं और फिर लिखाऊंगा। ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर दो वेक्टर हैं हमारे पास, पहले सुना रहा हूं समझा रहा हूं फिर लिखाऊंगा। दो वेक्टर हैं, मान लो एक वेक्टर है ए बी और दूसरा वेक्टर है बी सी। दो वेक्टर हैं, पहला वेक्टर है ए बी और दूसरा वेक्टर है बी सी, और इनको रिप्रेजेंट किया दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। टेकन इन द सेम ऑर्डर का मतलब समझो, जैसे मान लो एक साइड ट्राइंगल की ए बी है, तो पहला वेक्टर हो गया ए से बी। ए बी का मतलब हो गया जैसे एरो है ना, ए से गए बी, अगर बी ए का लिखा होता और एरो लगा होता तो मतलब बी से ए बी। दूसरा बी सी है तो बी से गए सी, बी से गए सी, ऐसा। मान लो ये वेक्टर पी है मान लो, और ये वेक्टर क्यू है, नाम दे देंगे कुछ ए बी सी डी पी क्यू। तो हमारे दो वेक्टर्स हैं, सुन लो, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। जैसे दो वेक्टर को जोड़ना है, उनको दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इनका जो सम होगा, इनका जो एडिशन होगा, मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, वो होगा थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब थर्ड साइड ट्राइंगल की कौन सी है? ए सी। भाई थर्ड साइड अगर मैं बनाऊंगा ट्राइंगल की तो वो कौन सी होगी? ए सी होगी। थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। बात को समझो, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब समझो, जैसे ए से गए बी, बी से गए सी, समझो, तो सी से ए नहीं जाना। अगर मैं सी से ए चला गया तो सेम ऑर्डर हो गया, जैसे ए बी बी सी सी सेम। तो मुझे अपोजिट ऑर्डर का मतलब होगा ए सी, यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर होगा ए सी वेक्टर। इसको कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सुन लो, मैं लिखा दूंगा। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है इफ देयर आर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, उनको दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया। If there are two vectors represented by two sides of the triangle taken in the same order, taken in the same order, same order में है, taken in the same order, then their resultant, सुनो, resultant वेक्टर्स में एडिशन को रिजल्टेंट कहते हैं, बहुत फेमस शब्द है। देन देयर रिजल्टेंट, नई चीज आएगी कोई वेक्टर में, आप नई नई चीजें पढ़ोगे। जब भी मैं वेक्टर रिजल्टेंट बोलूंगा, रिजल्टेंट, जब भी मैं वेक्टर्स में रिजल्टेंट बोलूंगा उसका मतलब होगा एडिशन। तो देन देयर रिजल्टेंट मतलब उनका एडिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। मतलब ए से बी से की, तो सी से ए नहीं जाना है, ए से सी जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, बोर्ड पर देख, दूसरा एग्जाम्पल पी क्यू आर, बोर्ड पर देख। अब मान लो एक वेक्टर है आरपी वेक्टर, आरपी वेक्टर समझना, आरपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर, आरपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। दिमाग लगाना, आर से गए पी और पी से गए क्यू, तो इन दोनों का जो सम होगा वो थर्ड साइड के बराबर होगा। अब थर्ड साइड मुझे पता कौन सी होगी, आर क्यू होगी, तो मैं आर क्यू लिखूंगा क्यू आर लिखूं, जरा दिमाग लगा। जैसे आर से गए पी, पी से गए क्यू, तो अगर मैं क्यू से आर जाऊंगा तो सेम ऑर्डर हो जाएगा, तो अपोजिट ऑर्डर जाना है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू आर क्यू वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी मैं लिखा दूंगा। अब जरा जल्दी से बोर्ड पर मुझे इसका आंसर बता किसके बराबर होगा, जल्दी। जैसे मान लो एक ये ट्राइंगल है, बोर्ड पर देखिए ट्राइंगल है, इसका नाम है मान लो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक वेक्टर है जेड एक्स, देखें क्या करोगे, जेड एक्स प्लस एक्स वाई, एक्स वाई। बताओ आंसर जल्दी किसके बराबर होगा, जेड एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, भेजो आंसर जल्दी से, क्या होगा, जेड एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड के जेड वाई। बताओ, इसको कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बताओ जल्दी से क्या होगा, आंसर भेजो। एक आंसर आ गया जेड वाई, दूसरा आ गया जेड वाई, चारू का आ गया जेड वाई, प्रियंका का जेड वाई, सभी सब लगे, सारे सीख गए, सब कह रहे जेड वाई। जितने बच्चों ने भेजा सब कह रहे जेड वाई। मैंने रख दिया मोबाइल एक तरफ, देखते हैं क्या होगा जेड वाई के एग्जैक्ट। ऐसे गए जेड एक्स प्लस एक्स वाई, तो ऐसा सेम ऑर्डर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, दिस मस्ट बी इक्वल टू जेड वाई वेक्टर। और मुझे लगता है कि आप पहला लॉ सीख गए जिसका नाम था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हेडिंग डाल लो, अब मैं ये लिखा देता हूं, उसके बाद तीनों एग्जांपल्स कॉपी में छाप लेना। तो लिखो ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन फटाफट लिखें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
according to this law, if according to this law, if two vectors, कॉपी में लिखना है, according to this law, if two vectors are represented by, according to this law, if two vectors are represented by, if two vectors are represented by two sides of the triangle, लिखो जरा, if two vectors are represented by two sides of the triangle, two vectors are represented by two sides of the triangle taken in the same order, taken in the same order, देखो ये सेम ऑर्डर है, ऐसे 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 ऐसे, taken in the same order ऐसे. तो if two vectors are represented by two sides of the triangle taken in the same order, then their resultant, उसका जो रिजल्टेंट होगा, then their resultant, ब्रैकेट में लिखोगे एडिशन, then their resultant, ब्रैकेट में लिखोगे एडिशन, is represented by, then their addition, मतलब रिजल्टेंट, ब्रैकेट में लिखोगे एडिशन, is represented by third side of the triangle, is represented by third side of the triangle taken in the opposite order. तो वो represent होगा third side of the triangle taken in the opposite order. So they will be represented by third side of the triangle taken in the opposite order. और अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. फटाफट ये तीनों फिगर बना लो, तीनों फिगर बना के लिख लो जल्दी से, फास्ट. तीनों फिगर बनाओ और छाप लो जल्दी से. जल्दी से छाप लो.
चलो यार, अब कुछ बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको अपन जरा उसका मतलब समझा देते हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा और डायरेक्शन कैसे होगा, तो वो जरा समझ लो यार, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा। डेरिवेशन भी होता है क्या? नो 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 डेरिवेशन, दीज आर लॉज। बेटा ये लॉज हैं, लॉज के डेरिवेशन नहीं होते हैं। अब देखो जरा, जैसे एक बच्ची ने पूछा कि सर जैसे इसका डायरेक्शन देखो, जैसे डायरेक्शन ए से बी तक का तो डायरेक्शन हो गया, जैसे ए बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हुआ? ए टू बी, और मैग्नीट्यूड हुआ ए से लेके बी। पहला लेक्चर याद करो ना, जब बताते थे कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वहां से वहां तक। अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया? बी से लेके सी, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया? बी सी। तो इन दोनों को जो ऐड करके मैग्नीट्यूड आएगा वो तो होगा ए से लेके सी तक की लेंथ। बात समझ बेटा, जो पूछ रहा था, जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो होगा ए से लेके सी तक की लेंथ, और डायरेक्शन होगा ए से सी की तरफ। डायरेक्शन होगा कहां से? ए से सी की तरफ। इसका मतलब ये होता है, जैसे इसका मैग्नीट्यूड तो होगा आर से लेके क्यू तक की लेंथ, और डायरेक्शन होगी आर से लेके क्यू। इसको कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब आप ये जल्दी से बताओ कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ गए क्या? तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीधी बात करता है कि अगर एक ट्राइंगल है और उसमें दो साइड्स जो हैं उसकी दो वेक्टर्स बताती हैं, तो जो दोनों को ऐड करके जो वेक्टर आएगा वो थर्ड साइड बताएगी, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशन है साहब, बात को समझो, इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशन है साहब कि वो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ये मैं अब आपको एक जादू सिखा रहा हूं, जादू कि बिना ट्राइंगल लगाए भी ट्राइंगल लॉ कर सकते हैं। अब वो जादू क्या है बोर्ड पर समझो, जब ट्राइंगल लॉ हो जाता है उसके बाद मैं जादू सिखाता हूं बोर्ड पर देखो जरा। इन दोनों में ये ट्राइंगल लॉ है, बिना ट्राइंगल बनाए कर रहे हैं अपन। अपन कोई ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं, अपन एक काम करते हैं, ट्राइंगल हटा देते हैं। ये इतने कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं बना रहे बिना, ये तो पढ़ने के लिए केवल पहले दिन पढ़ा दिया। अब देखो अपन क्वेश्चंस तो ना डायरेक्ट छापेंगे, डायरेक्ट बिना ट्राइंगल के क्वेश्चंस करेंगे। बोर्ड पर देख, बिना ट्राइंगल के कैसे करेंगे, बोर्ड पर देख जल्दी से फटाफट, बोर्ड पर देख अब क्या है। अच्छा मुझे बताओ, ए बी प्लस बी सी में जब जोड़ रहे हैं तो कॉमन क्या है? देखो जरा, ए बी प्लस बी सी जोड़ा तो तुम देखोगे कॉमन बी है, तो जो कॉमन है वो हटा दे। देख बेटा जादू देख, ए बी प्लस बी सी में कॉमन बी है तो वो बी हटा दे, तो क्या बचेगा? ए सी वेक्टर। ये आ गया आंसर यार, बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आएगा, जैसे तुमको ये करना था जेड एक्स प्लस एक्स वाई, तो कॉमन क्या है? एक्स है ना, एक्स हटा दे तो आंसर क्या आ गया? जेड वाई। बात समझ में आ रही है? जैसे आर पी प्लस पी क्यू, तो कॉमन क्या है? पी, तो क्या आंसर आ गया? देख आर क्यू। तो इस तरह से इन वेक्टर्स को डायरेक्ट समझ सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको अपने शब्दों में जैसे आप नोट करना चाह रहे हो वैसे नोट कर लो। कोई ट्राइंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पढ़ाना पड़ता है पहले दिन, लेकिन अगर आप डायरेक्ट जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जो हिस्सा कॉमन है वही हिस्सा इसका आंसर होगा। समझ गए? जल्दी बोलो। क्लियर हो गया? अगर सब बच्चों को यहां तक बात समझ में आ गई तो यस करो, फिर मैं आगे बढ़ूं जल्दी से। अगर सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई है तो फटाफट जल्दी से यस करो, जिससे हम आगे बढ़ें फास्ट। दो ग्रुप साइलेंट ही बैठे हैं, दो ग्रुप में कोई हलचल ही नहीं हो रही है। चलो अब बोर्ड पर देखो जरा तुम कुछ बात, बोर्ड पर ध्यान देना। अच्छा मैं तुमसे कहूं कि ए बी वेक्टर, आंसर भेजो जल्दी, और बी ए वेक्टर में क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटी है मुझे बताओ। अगर कहीं पर ए बी वेक्टर लिखा है और कहीं पर बी ए वेक्टर लिखा है तो इन दोनों में सेम क्या है और अलग क्या है? जल्दी बताओ, भेजो आंसर। ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में सेम क्या है और अलग क्या है? जल्दी बताओ जल्दी आंसर। ए बी वेक्टर में और बी ए वेक्टर में सेम क्या है और अलग क्या है? फटाफट।
अबे स्नेहा शर्मा, ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए डायरेक्शन, ओके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग जो कहना चाह रहे हो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन डिफरेंट मत बोलो, डायरेक्शन डिफरेंट मत बोलो, सुन लो, डायरेक्शन डिफरेंट मत बोलो, डायरेक्शन डिफरेंट मत बोलो, डायरेक्शन अपोजिट बोलो, सही भाषा का इस्तेमाल करो भाई। डायरेक्शन डिफरेंट मत बोलो, डायरेक्शन अपोजिट बोलो। तो कहने का मतलब ये हुआ ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर जो है वो माइनस बी ए वेक्टर है, बोलो लिख सकते हैं क्या? जल्दी बताओ, क्या वेदर इट इज राइट और रॉन्ग हम लिख सकते हैं क्या नहीं? जल्दी बोलो यस और नो, हम लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते? तो ए बी वेक्टर को हम माइनस बी ए वेक्टर लिख सकते हैं क्या? नेगेटिव ऑफ वेक्टर हमने समझाया था, ऐसा लिख सकते हैं क्या? जल्दी बोलो यस और नो, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर, दिया कह रही है बिल्कुल लिख सकते हैं, और वैष्णवी कह रही है आई थिंक सो, यस यू आर बिल्कुल थिंकिंग राइट वैष्णवी। अनवेश सिंह कह रहा लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। ध्रुव उपाध्याय कह रहा लिख सकते हैं, और ये आरू जो आज नए नंबर से बात कर रही है कह रही है लिख सकते हैं, बी पॉइंट कॉमन है, यस दिव्यांश, तो बिल्कुल सही बात है। तो इन शॉर्ट ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में ये है कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, इसको अपने शब्दों में लिख लो, अपने शब्दों में लिख लो। और अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो बड़ा ही शानदार सवाल है, एग्जाम में आया था, देखें क्या करोगे फटाफट। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, देखो क्वेश्चन लिखो। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इज इक्वल टू, चलो ये क्वेश्चन है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। वैष्णवी तेरे को क्या नहीं आ रहा? सर नहीं आ रहा है मेरे को, का नहीं आ रहा वैष्णवी तेरे को? ये बता वैष्णवी बेटा, तेरे को मैंने क्या समझाया, ए से गए बी, ए बी, बी से आए ए, तो बी से ए तो ये अपोजिट हो गया, और जितनी लेंथ ए से बी होगी उतनी बी से ए होगी वैष्णवी, तो लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। चलो अब करके दिखाओ उसको, अब जल्दी। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए, अभी तीन बच्चों ने आंसर दिया, एक अनवेश सिंह ने भेजा, एक ऋषभ ने भेजा है, और एक बेटा वैष्णवी माइनस वाला इसलिए ना, नेगेटिव वेक्टर, अरे तुम सब भूल जाते हो, पुराना पढ़ती नहीं हो घर से। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, इसलिए माइनस से डिनोट करते हैं, बात समझ रहे हो, इसलिए माइनस है, बाकी कछु समझने का उसमें है ही नहीं। चलो, अरे हाउ कैन बी राइट द माइनस साइन, पेन से लिखते हैं बेटा, वैष्णवी पेन से लिख दे, माइनस साइन कह रही है, माइनस साइन कैसे लिखूं, लिख दे पेन से। अरे वैष्णवी तू अभी क्लास के बाद फोन लगा लेना मेरे को, मैं समझा दूंगा। चलो ओके, तो फटाफट अपन विशेषता नॉट पॉसिबल कह रही है, ठीक है, इसका आंसर बताओ। अभय ने एक आंसर भेजा है 0, और ये हमारी प्रांजलि ने भेजा है ए सी प्लस बी ए, ओके, और ये प्रियंका हलवा कह रही है 0, ओके, और अनुषा उपाध्याय कह रही है माइनस भी है शायद, ओके, सलोनी भदौरिया कह रही है 0, ओके, नंदिनी पहाड़िया, अच्छा ये तो 10th का बैच खुल गया, और वैष्णवी अच्छा ओके सर, ठीक है, वैष्णवी तो कह रही है अच्छा ओके सर, देखेंगे जो होगा सो। ध्रुव उपाध्याय कह रहा है 0, ओके, तो करेक्ट आंसर हुआ 0। विशेषता कह रही है नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे वाह विशेषता, तेरे को सब पता नहीं हो सकता, 0 है। प्रियेंद्र राणा का सही है, देखो 0 आंसर होगा इसका। अब समझो 0 कैसे होगा, बोर्ड पर देख यार, इतना कर पहले, बिना ट्राइंगल के हो जाएगा। बोल ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, बी कॉमन है, बी हटा दे तो क्या होगा ए सी, भाई हम टेकिंग एल एच एस, ए बी प्लस बी सी, बी कॉमन हटा दो तो क्या हो गया ए सी प्लस सी ए, ए सी प्लस सी ए, मेरी बात समझो जी, ए सी आ गया इसकी जगह, ये तो समझ में आ गया होगा, प्लस सी ए। अभी थोड़ी देर पहले समझाया, ये एक दूसरे के नेगेटिव है। ए सी का मतलब डायरेक्शन हो गई ए से सी, सी ए का मतलब डायरेक्शन हो गई सी से ए, मैग्नीट्यूड सेम, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए सी वैक्टर प्लस माइनस ए सी। भाई सी ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए सी, अभी समझाया था वैष्णवी, समझने की कोशिश कर। ये सी से ए जा रहा था, ये ए से सी जा रहा था, इसलिए माइनस लगा दिया। अब ये दोनों देखो सेम हो गए लेकिन माइनस हैं, तो फिर आंसर हो जाएगा 0 बोल लो या 0 वेक्टर बोल लो, या कुछ लोग 0 बोल देते हैं, सही है। तो इसका आंसर हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो 0 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ गए?
तो अब आ रहा भैया तुम लोगों को कि ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से आंसर कैसे आएगा, कर लोगे? आ गया बेटा? अनुषा कह रही है सर हाँ आ गया, फिर वो उसको डिलीट भी कर देती है मैसेज को, पता नहीं आया क्या नहीं आया। मैं तो डर हो जाता हूँ तुम लोगों के मैसेज देख देख के। चलो आ ही गया होगा, भगवान भला करेगा, सबका भगवान भला करेगा, चिंता मत करो। अब आ जाओ जल्दी से पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ सीख गए, अब पहले पैरेललोग्राम लॉ सिखा रहा हूं, और फिर जब पैरेललोग्राम लॉ सीख जाओगे फिर उसको लिखाएंगे बोर्ड पर। देखो जरा पैरेललोग्राम, मान लो एक पैरेललोग्राम है। अच्छा पैरेललोग्राम में मालूम है ना प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होती हैं जैसे ए डी और बी सी, इसकी लेंथ बराबर है और पैरेलल है। पैरेलल मतलब डायरेक्शन सेम हो गया। अब पहले पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन समझ लेना। ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन कहता था कि अगर दो वेक्टर्स दो ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट हैं, यहां पर हम कहते हैं अगर दो वेक्टर्स दो पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट है, दो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, या एक साथ नहीं आना है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। मतलब जैसे मान लो पॉइंट ए पकड़ लिया तुमने, पहले उसकी वो समझो जरा विशेषता क्या है। टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, लेकिन कंडीशन क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। तो मान लो एक वेक्टर ए बी है और दूसरा वेक्टर ए डी है। मान लो एक वेक्टर ए बी है और दूसरा वेक्टर क्या है? ए डी है, ए डी प्लस प्लस, और इन दोनों को जोड़ा। ए बी वेक्टर प्लस क्या किया? ए डी वेक्टर को जोड़ा। एक वेक्टर ए बी है, दूसरा वेक्टर ए डी है, इनको जोड़ा, प्लस किया, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मतलब अभी समझाया था एडिशन, वो होगा जो रिजल्टेंट होगा, सुन लो, वो होगा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ध्यान से सुनना, वो होगा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट। समझना, लिखा लिखा तो मैं सब दूंगा। अब जैसे एक वेक्टर ए बी है, दूसरा वेक्टर ए डी है, तो कॉमन पॉइंट क्या है? ए। तो ए से डायगोनल कौन सा आएगा? ए सी। तो कहने का मतलब हुआ ए बी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए सी। इसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं जैसे दूसरा पैरेललोग्राम ले लूं, मान लो, ले सकते हैं, ये पैरेललोग्राम नहीं है, इसको हटाओ, ऐसा ले सकते हैं, ऐसा पी क्यू आर एस। मान लो ये पैरेललोग्राम ले लिया, पी क्यू आर एस। अब मान लो एक वेक्टर मेरा क्यू से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम, तो दूसरा भी क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब एक क्यू पी, समझो एक वेक्टर मेरा क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो एक क्यू पी, और ये उधर चला गया, थोड़ा फोकस के बाहर चला गया, इसको फोकस में लाते हैं, रुक जाओ। एक क्यू पी आ गया फोकस, क्या दिक्कत है, आ जाओ। एक क्यू पी ले लिया, और दूसरा फिर जो लूंगा मैं क्यू पी के बाद जो मैं दूसरा लेने वाला हूं, समझ जरा, क्यू पी, तो दूसरा क्यू आर प्लस क्यू आर, तो दिस मस्ट बी, अब ये कॉमन पॉइंट है, तो यहां से डायगोनल कौन सा आएगा? क्यू एस। दिस मस्ट बी इक्वल टू क्यू एस। अब मुझे लग रहा है आप सीख गए होंगे, और अगर सीख गए और अगर समझ गए तो जल्दी से इसका आंसर दो। ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है बेटा, इसका नाम अपन रख देते हैं पी क्यू आर एस, नहीं, ए बी डी ई। पैरेललोग्राम का नाम है ए बी डी ई। दिमाग लगाना, आंसर भेजना फटाफट, जल्दी भेजो आंसर। ई डी प्लस ई ए, बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से। ई डी प्लस ई ए, भेजो आंसर जल्दी। ई डी प्लस ई ए, बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से भेजो, जल्दी से भेजो, जल्दी से भेजो बेटा। हाँ, ई बी आ गया, देखो सबका स्नेहा बेटा जो सिखा रहा हूं वो सीख ले। इफ यस बट नहीं आएगा, ई बी रूल है, ये रूल,
मेरे बनाए हुए नहीं है, बहुत सारे लोग आए थे दुनिया में बना के जाए। ई बी, भाई कॉमन पॉइंट क्या है? ई, तो ई से चलो ई बी। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सीख गए? अब मुझे लग रहा है हर बच्चा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीख गया है। देखो आप सोचो कितनी बड़ी बात है, जब आपने क्लास में एंटर किया था ठीक 1 घंटे 20-25 मिनट पहले, तब हमें इसके नाम तक नहीं आते थे, और अब हम ये लॉ को सीख रहे हैं, लॉ को फटाफट चमका रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये सीख गए होगे, लॉ समझ गए होगे। तो फटाफट लिख लो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर छाप लेना। पहले लिखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, if two vectors can be represented, if two vectors can be represented both in magnitude and direction, according to this law, if two vectors can be represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by the two adjacent sides, both in magnitude and direction by the two adjacent sides, by the two adjacent sides of the parallelogram, by the two adjacent sides of the parallelogram, by the two adjacent sides of the parallelogram drawn from a common point, drawn from a common point, drawn from a common point, comma, दोबारा सुन लो, if two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point, drawn from a common point, comma, then their resultant, then their resultant, ब्रैकेट में लिख लेना एडिशन, then their resultant, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एडिशन is completely represented, is completely represented, is completely represented both in magnitude, is completely represented both in magnitude and direction, is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. Then the resultant is completely represented, comma, both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from that point, by the diagonal of the parallelogram drawn from that point, by the diagonal of the parallelogram drawn from that point. फटाफट फिगर बना के लिख लो जल्दी से। और इसकी डेफिनेशन जो है, जो मैंने बोली थी, वो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दी है। व्हाट्सएप ग्रुप में इसलिए भेज दी कि कुछ बच्चों का अगर रह गया होगा तो वो लिख लेंगे। करो जल्दी, फटाफट आप डेफिनेशन को चेक कर लो, मैंने भेज दी है, तो जिसकी रह भी गई होगी वो जल्दी से चेक कर लो इसको। और बोर्ड से देख लो। तो मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की भी लिख दी, ट्राइंगल लॉ की भी भेज देता हूँ, जिससे कुछ रह गया होगा तो वो लिख लोगे। नोट कर लो।
चलिए, तो इतना आ गया होगा, इतना समझ गए होगे, ठीक है? आ गया समझ में? इतना कर पाओगे? आगे बढ़ जाए। चलो अब लिखो तुम फटाफट पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जो अपना तीसरा लॉ आता है, आप देखोगे तो मैंने उसकी डेफिनेशन ही भेज दी है। अब पहले पॉलीगॉन समझा देता हूँ, उसकी डेफिनेशन तो मैंने भेज दी, लिखा दूंगा, आखिरी डेफिनेशन है आज की, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको जल्दी से समझ लें। अब क्या होता है? अरे एक काम की चीज रह गई, रुक जाओ भैया, रुक जाओ रुक जाओ, एक काम की चीज रह गई है, बोर्ड पर देखो। रुक जाओ, पॉलीगॉन को पढ़ने से पहले रुक जाओ, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो जरा, पॉलीगॉन, रुक जाओ तुम, बोर्ड पर देखना है, पॉलीगॉन नहीं करना है अभी, अभी रुकेंगे, बातचीत करेंगे। चलो एक सेकंड रुको, अच्छा तुम एक काम करो, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर, जब तक एक मिनट जरा अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि ये जो लॉ है ना पैरेललोग्राम, ये ट्राइंगल लॉ ही है, ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये केवल नाम है। जल्दी से ढूंढो, जितने बच्चे समझ जाएं कि हाँ ये ट्राइंगल लॉ है, वो अपना नाम लिख के भेज कैसे है, जल्दी। अरे वाह, आज तो हमारी जानवी भी बोल रही है कि यस सर ट्राइंगल लॉ है। वाह जानवी, वेरी गुड, जानवी भी सीख गई। अनुषा उपाध्याय कह रही है समझ में नहीं आ रहा, अबे कह रहा है ABC ट्राइंगल है, बिल्कुल सही है अबे। ध्यान से बोर्ड पर देखना यार, ये ट्राइंगल देख, ये पैरेललोग्राम में BC वेक्टर जो होगा, BC वेक्टर जो होगा वो AD वेक्टर होगा। बहुत बात काम की बात बता रहा हूँ। देखो यार, ये B से लेके C है और A से लेके D, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों पैरेलल है। मैंने शुरू में बताया था कि अगर पैरेलल होते हैं इसका मतलब डायरेक्शन सेम होती है, क्योंकि दोनों के एंगल सेम होंगे। अगर पैरेलल है दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, एंगल सेम होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि BC वेक्टर जो है वो AD वेक्टर है। अब हमने क्या किया था पैरेललोग्राम लॉ में, हमने पैरेललोग्राम लॉ ये लिया, ये AB प्लस AD इज इक्वल टू AC। अब AB है, AD को मैं BC लिख सकता हूँ यार, बात को समझो यार। AD वेक्टर जो है उसको क्या लिख सकता हूँ, BC, अभी हमने देखा यही तो था BC, तो दिस इज इक्वल टू AC। अब तू दिमाग लगा कि ये ट्राइंगल अगर अपन पकड़ लें, ये वाला ABC वाले ट्राइंगल को पकड़ लें तो क्या होगा, खुद ही देख, खुद ही दिमाग लगा। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। तो बोलो आया क्या नहीं आया, तो तुम खुद कहोगे सर आ गया, समझ गए होगे। अब जरा अपन इधर देखें, यहां पर हमने लिया था QP और QR, तो तुम अगर दिमाग लगाओगे तो जो QR वेक्टर है, QR वेक्टर जो है वो PS वेक्टर के बराबर है। दिमाग लगाओ क्यों, क्योंकि जो QR और ये PS पैरेलल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो QR वेक्टर जो है वो PS वेक्टर के बराबर है। अब अपन ने जब ये QP प्लस QR लिया तो मैं देखो इसको क्या लिख सकता हूं, QP तो QP है, बोर्ड पर देख, QP तो QP है और QR को मैं क्या लिख सकता हूं, PS।
अब ट्राइंगल लॉ से क्या होगा, QP प्लस PS इज इक्वल टू QS। तो अगर आप देख पा रहे हो और अगर आप यहां से समझ पा रहे हो, इन दोनों फिगरों से मैंने समझाने की कोशिश की कि जो पैरेललोग्राम लॉ है वो एक तरह से ट्राइंगल लॉ ही है। तो आप नोट करके लिख लें, नोट करके लिखो, पैरेललोग्राम लॉ इज another way to represent, parallelogram law is another way to represent triangle law vector addition. Parallelogram law is another way to represent triangle law of vector addition. बात समझ गए? पैरेललोग्राम लॉ जो है वो दूसरा तरीका है किसको रिप्रेजेंट करने का, अनदर वे टू रिप्रेजेंट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और मुझे लग रहा है ये बातें आप समझ गए हैं। और ये फिगर्स ये दिखा दो, ये भी दिखा दो, ये भी, ये नोट में लिख लेना अलग से कि ये जो लॉ है ना ये वही है, तो इसको नोट में अलग से कर लो, ये दोनों दिखा दो फास्ट। और अगर इतनी बात समझ गए हैं तो फटाफट यस लिखो व्हाट्सएप ग्रुप में, अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलो अब बात को समझो यार, ये जो ट्राइंगल लॉ था या पैरेललोग्राम लॉ था, इसका एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन बच्चे ये है कि इससे केवल दो ही वेक्टर जोड़ सकते थे भाई, चाहे ट्राइंगल लॉ ले लो और चाहे पैरेललोग्राम लॉ ले लो। आप याद करो कितने वेक्टर जोड़ सकते हो, दो। अगर मान लो दो से ज़्यादा वेक्टर जोड़ने हैं तो इन लॉ से हम नहीं जोड़ सकते। तो अगर बहुत ज़्यादा वेक्टर जोड़ने हैं तो जो लॉ होता है उसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको समझना कि अगर मान लो हमारे पास बहुत सारे वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए बी, फिर है बी सी, फिर है सी डी, फिर है डी ई, मान लो ऐसे कई सारे वेक्टर्स हैं, फिर ई एफ भी है, मान लो ऐसे कई सारे वेक्टर, इनको जोड़ना है। इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो इनको क्या करो, पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट करा दो। मान लो एक वेक्टर हो गया ए से बी, दूसरा हो गया बी से सी, बात समझो, तीसरा हो गया सी से डी, चौथा हो गया डी से ई, फिर हो गया ई से एफ, मान लो ई से एफ हो गया, ये हो गया, बात समझ रहे हैं। तो एक वेक्टर हो गया ए से बी, दूसरा हो गया बी से सी, इनको ऐड करना है। तो क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर और प्लस ई एफ वेक्टर। तो ये जो जोड़ के आएगा ये होगा क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब क्लोजिंग साइड क्या होगी, ये होगी ना यार। अब अपोजिट ऑर्डर क्या होगा, सेम ऑर्डर क्या था, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। तो अपोजिट ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सेम ऑर्डर हो जाता है ए से एफ। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू ए एफ वेक्टर। इसको कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं उनको जोड़ना है, तो जिन जिन वेक्टर्स को जोड़ना है उनको रिप्रेजेंट कर दो साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन से टेकन इन द सेम ऑर्डर। तो जो क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगॉन की अपोजिट ऑर्डर में, वो उसका रिजल्टेंट होगा। वो उसका क्या होगा, रिजल्टेंट। तो लिखो अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में लिखें, अकॉर्डिंग टू
पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, according to polygon law of vector addition, if according to polygon law of vector addition, according to polygon law of vector addition, if number of vectors, if number of vectors, if number of vectors are represented, if number of vectors are represented both in magnitude and direction, if number of vectors are represented both in magnitude and direction, if number of vectors are represented both in magnitude and direction by the sides of the polygon, by the sides of the polygon taken in the same order, by the sides of the polygon taken in the same order, by the sides of the polygon taken in the same order, comma, then their resultant, ब्रैकेट में लिखो एडिशन, then their resultant is represented, then their resultant is represented both in magnitude and direction, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the closing side of the polygon, by the closing side of the polygon, by the closing side of the polygon taken in the opposite order, by the closing side of the polygon taken in the opposite order, by the closing side of the polygon taken in the opposite order। ठीक है, और अगर कुछ रह भी गया है, मान लो डेफिनेशन तो मैंने आपको उसमें भेज दी है व्हाट्सएप में, अब फटाफट ये फिगर बना लो और ये फिगर बना के जल्दी से इसको प्रूव कर लो, जल्दी फास्ट। तो मुझे लग रहा है कि आपने बना लिया होगा पॉलीगॉन लॉ और आप समझ भी गए होगे। और लिखो, आखिरी सवाल लिखो, प्रूव पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रूव, इसको प्रूव करने को आता है एग्जाम में। प्रूव पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रूव पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जल्दी से। ठीक है, प्रूव पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बोर्ड पर देखना कैसे प्रूव होगा, फटाफट जल्दी से समझो। हम इसको ऐसे ही कर लेंगे। अब देखो ऐसे ही कैसे करेंगे, बोर्ड पर ध्यान देना। हम इसकी जरूरत भी नहीं है, ये भी नहीं बनाते, बिना इसके, बिना पॉलीगॉन के कर लेंगे। अब बोर्ड पर देखो कैसे होगा, कैसे प्रूव करेंगे। बोर्ड पर देखो, वी आर टेकिंग एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर प्लस ई एफ वैक्टर। वी आर टेकिंग एल एच एस। ठीक है,
अब मुझे बताओ इतने हिस्से में ट्राइंगल लॉ लग जाएगा। बोर्ड पर देखो, इतने हिस्से में ट्राइंगल लॉ लग रहा है, बिना देखे करो, बिना देखे, मतलब कोई ट्राइंगल नहीं बनाना। क्या कॉमन है? बी। तो मैंने क्या बताया था, जो कॉमन है वो हटा दो, तो क्या आएगा? ए सी वैक्टर, ये बी हट जाएगा कॉमन वाला हिस्सा, प्लस क्या बचा? सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर प्लस ई एफ वैक्टर। बोर्ड पर समझ आ रहा है? अब आप इतने हिस्से में देखो कॉमन पार्ट क्या है, जो एक के बाद एक आ रहा है। कॉमन का मतलब जो एक के बाद एक आ रहा है, सी है, तो ये सी हट जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा? ए डी वैक्टर, समझो कितना इजी है, प्लस डी ई वैक्टर प्लस ई एफ वैक्टर। आ रहा समझ में? अब इतने हिस्से में देखो क्या कॉमन है? डी, तो डी हटा दो, तो क्या बचेगा? बोलो जल्दी से। डी हटा दोगे तो क्या आएगा? ए ई वैक्टर प्लस ई एफ वैक्टर, और फाइनली इतने हिस्से में क्या कॉमन है? ई, तो क्या आ गया? ए एफ वैक्टर हैज प्रूव्ड। समझ गए? इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा, इस तरह से इसको अपन ड्राइव कर लेंगे, इस तरह से इसको अपन समझ लेंगे।